अमृतं मया। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण कीजिए और उसकी उष्णता को अपने नेत्रों पर लगाएं और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ इस कक्षा का प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। हरिओम मैम, हरिओम सभी को। थैंक यू प्रियंका जी। चलिए सब लोग होमवर्क करके आए हैं आप लोग? आज मंडे हमारा टेस्ट क्वेश्चन हमारा होता है ना, क्वेश्चन जो भेजा हुआ है मैंने आपको, सब लोग करके आए हैं? ठीक है, संध्या जी करके आई हैं 2 लोगों को, बाकी लोग? प्रियंका जी भी करके आई हैं। और पूनम शर्मा जी कुछ कहना है आपको? नहीं मैम, हमें जैसे समझ आया हमने क्वेश्चन किया, हम इसलिए आप अच्छा, नहीं बिल्कुल आपको करके आना है। सही है गलत है वो बात की बात है, वो हमें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए हेमंत जी भी करके आए हैं। एक्चुअली ना मैं आपका एक क्वेश्चन का पूरा सेट ही बना रही हूँ 50 क्वेश्चंस का, लेकिन उसमें क्या है ना कि कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं पढ़ाई हूँ अभी आपको, और वो क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ पहले उन सब चीजों को एक बार पढ़ाई कर लेते हैं, ताकि आप लोग फिर जो भी मैं क्वेश्चन आपको भेजी हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप करके रखिए। बाकी अभी एक सेट अभी और दूंगी मैं 50 क्वेश्चन का, ठीक है, और वो सारे के सारे क्वेश्चन। हाँ सर मैम, मैंने भी किया, उसमें कुछ कुछ चीजों में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, मतलब मैं भी लास्ट टाइम जब आपका क्लास ले रही थी तो मुझे लगा कि उसमें बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस नहीं किए हैं। और एक बार ना आपको मैं रिसर्च का सिलेबस दिखा देती हूँ, थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं जो हमारा सिलेबस है आज। ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ सिलेबस पे। फिर बाकी जो है मैं सोच रही हूँ रिसर्च क्लास पहले आपको कंप्लीट करा दूँ, फिर हम जो भी 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो भी कर लेंगे तो हमारा सारा रिसर्च का जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक मैम है? आप क्वेश्चन भेज देना, उससे ये चीज तो हो हाँ रही है मैं कि कम से कम उस प्लीज, बारे में सोचना तो आ रहा है कि ये क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो तेजी से थिंकिंग, मैं क्रिटिकल भेजूंगी। थिंकिंग डेवलप हो रही है, तो मैम वो तो नहीं भेज मुझे देना, भले एक्चुअली, गलत हो। हाँ, और जानती हैं, आपको सिर्फ रिसर्च में नहीं, ये आपको हर सब्जेक्ट में काम देगा, चाहे वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका आईसीटी हो, क्योंकि पेपर 1 बिल्कुल लॉजिकल आता है, कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते ये लोग। ठीक है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग आपको हर सब्जेक्ट में लगाना है। तो मैं 50 क्वेश्चन का सेट अभी और दूंगी। कुछ चीजें हैं जो आपकी कंप्लीट नहीं हुई है वो, तो मैं उन सब चीजों पे थोड़ा सा काम की थी, तो मैं वो कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है, जो भी टॉपिक हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। ठीक है ना? चलिए अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी यस मैम। देखिए ये रिसर्च एप्टीट्यूड का आपका जो है सिलेबस है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ, दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो देखिए रिसर्च का जो पहला है, रिसर्च एप्टीट्यूड का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च, ये हमारा हो चुका है, इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, मीनिंग में बताई थी कि 3 S याद रखिएगा। टाइप्स में आपको बताई हुई हूँ। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या, जो भी मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक में जो मैं आपको बताई थी ना, सिस्टमैटिक क्या है, साइंटिफिक क्या है, और इस पर क्वेश्चन भी आया है, 1-2 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स के ऊपर आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, अभी दिखाऊंगी मैं अभी आपको पढ़ाते समय। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में कंफ्यूज मत होइएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ही का सिर्फ समझना है इसमें आपको। कि पॉजिटिविज्म जो था वो उन्होंने कहा कि जो चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो चीज क्वांटिटी में होगा, उसी पे हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बाद में इसका पोस्ट पॉजिटिविज्म आया। इन्होंने कहा कि नहीं, बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, और उन पे भी रिसर्च होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताई थी जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, ठीक है, वो इसमें ही आते हैं। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, और ये जो पॉजिटिविज्म है ये जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, बस इतना ही समझना है आपको। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि जो बहुत डेप्थ में पूछा गया हो। ठीक है,
मेथड ऑफ रिसर्च में है एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मैं आपको बहुत अच्छे से बना के दे दी हूँ टेबल, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ठीक है। या आप लोग कभी 5 ईयर क्वेश्चन बैंक करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है या इसका आंसर क्या होगा, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे एक दिन क्लास में, ठीक है। लेकिन जितना मैं इसे पढ़ा चुकी हूँ, इसको कोशिश कीजिए कि अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ट्विस्ट करके देते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्या है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, ये अभी हमने बात नहीं की है। ये अभी हम टाइप्स ऑफ रिसर्च में ये सारा जो भी हमने क्वालिटेटिव में रिसर्च का एग्जांपल दिया है ना, इथनोग्राफी हो गया, उसके बाद फिर जितने भी रिसर्च है उनको 1 बाय 1 करके एक एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसा रिसर्च होता है, ये सारा डेप्थ में हम लोग को ये पढ़ाई करना है। अभी स्टेप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा चुकी थी, बाकी स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपको अगर बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो वो ई ज्ञान कोश से मैंने जो रिसर्च बुक आपको दिया है उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे भी एक बार आप देख सकते हैं। ये पार्ट अभी मैं नहीं छुई हूँ, ये आपको सिर्फ बताई हूँ कि थीसिस क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, फॉर्मेट और स्टाइल्स ऑफ रिफरेंसिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हम रेफरेंस देते हैं ना, उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है, एपीए होता है, एमएलए होता है, तो ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, आईसीटी क्या हो गया फुल फॉर्म इसका, आईसीटी क्या हुआ, आईसीटी चैप्टर है आपका, इंफॉर्मेशन मैम कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, मतलब कंप्यूटर का जो रिसर्च में हम यूज करते हैं, तो कंप्यूटर का हम कहाँ यूज करते हैं, फेज 2 में यूज, फेज 1 में भी यूज करते हैं, लेकिन फेज 2 में हम सबसे ज्यादा करते, फेज 3 में हम सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। जब हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है, जब हमें रिलायबिलिटी निकालना होता है, वैलिडिटी निकालना होता है, कोई टेस्ट लगाना होता है, तो इसके भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे एसपीएसएस है, जमोबी है, फिर आपका जास्प है, फिर आर है। तो ये सब जो है सॉफ्टवेयर है जो हम लोग रिसर्च में यूज करते हैं। अभी ये भी हमारा पूरा बाकी है, ये पढ़ना है हम लोग को। रिसर्च इथिक्स जो है ये भी हमारा बाकी है, इसको भी पढ़ना है। रिसर्च इथिक्स हो गया आपका कि हर स्टेप्स में इथिक्स है, फेज 1 में भी है, फेज 2 में भी है, फेज 3 में भी है, ठीक है। तो ये भी अभी हमें पढ़ना बाकी है, तो ये सारा चीज पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये सारा चीज कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ उससे कुछ छूटेगा नहीं फिर, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो ये इतना में जो है मैं जो पढ़ा चुकी हूँ आज वो मैं डिस्कस की, और ये समझ में आ रहा है सिलेबस अब आपको? यस मैम। किसी को हो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो कि यहाँ क्या लिखा है, क्या मतलब होता है, क्योंकि अभी इतनी क्लासेस के बाद आपको सिलेबस समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग का मेथड्स वगैरह बाकी है, एक्सपेरिमेंटल, ये सब हमें पढ़ना है। मैं आपको ये दिखा दी कि ये आपका सिलेबस है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरा सिलेबस करवा देती हूँ। 50 क्वेश्चन का सेट बनाई हूँ आपको, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, जैसे कि मैं अभी भेजी थी आपको। हिंदी वाले को कोई दिक्कत तो नहीं था ना उसमें, जो हिंदी टाइपिंग था? मैं दोनों लैंग्वेज में दी थी, इंग्लिश में भी दी थी, हिंदी में भी दी थी क्वेश्चन। नो मैम। हिंदी में कोई ऑप्शंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी ना? जो मैं जैसे टाइप करके दी हूँ ओके है ना उसमें सब? हेलो, यस मैम। ठीक है, चलिए। तो फिर इसी तरह मैं 50 क्वेश्चन का सेट बना के भी फिर से दूंगी आपको, लेकिन पहले हम थोड़ा थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। ये सिलेबस हो गया हमारा। अब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ आपको। मैम स्टेप ऑफ रिसर्च तो आपने पढ़ाया ना, 7 स्टेप वाला, वही है ना ये? हाँ 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 हाँ, यही है, और बुक में और भी डिटेल्स बोले नहीं है। पढ़ाया बोले तो मैंने बोली, मेरे को याद आया कि स्टेप ऑफ रिसर्च तो पढ़ाया था। हाँ मैंने हाँ, कुछ और स्टेप्स हैं क्या इसके? नहीं, ये जो है आपके प्रोसेस स्टेप सारे एक ही चीज है, जो मैं आपको स्टेप्स बताइए ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, वही है ये, ठीक है। चलिए, पीपीटी दिख रहा है सभी को? यस मैम।
यस चलिए, कुछ कुछ चीज बीच में छूट गया था हमारा, उस चीज को हम कर लेते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ रिव्यू, रिव्यू आर्टिकल में बोली थी ना कि एमएससी स्टूडेंट भी, आप लोग अगर एमए और एमएससी स्टूडेंट है योगा के, तो आप लोग को अलाउ है रिव्यू आर्टिकल लिखना, ठीक है। तो ये रिव्यू भी बहुत तरह का होता है। तो रिलायबिलिटी पढ़ा रहे थे, वो कंप्लीट हो गया है क्या? रिलायबिलिटी नहीं कंप्लीट हुई है आपकी? वही मुझे मतलब वही पूछना, आगे और नहीं, इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या हाँ, अंकल? ये जो लास्ट रिलायबिलिटी था उसका वीडियो मिला था आप लोग को? एक क्रॉमबैक अल्फा के बाद कौन सा था? नहीं मैम, कोई वीडियो रिलायबिलिटी कितनी थी टोटल? कितने टाइप्स थे उसके? 4 टाइप। तो सबसे पहला कौन सा था? टेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है, गुड। दूसरा? स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी वेरी गुड। और इंटर कंसिस्टेंसी और इंटर रेटर रिलायबिलिटी, ठीक है। और चौथा? क्रॉनबैक अल्फा बोलते हैं, और इंटर रेटर रिलायबिलिटी था। मैम ये कंप्लीट हो गया है ना? ये कंप्लीट हो गया, ये 4 रिलायबिलिटी आपको पढ़ना था, चारों कंप्लीट हो गया है। लास्ट का जो था, जिनको मॉड्यूल डेवलप करना है या जिनको लगता है कि ये कैसे बिल्कुल डिटेल में होता है, तो फिर मैं उनके लिए जितेंद्र जी को भेजी थी मैं वीडियो, ठीक है। तो ये 4 रिलायबिलिटी ही पढ़ना है आपको, ठीक है। वैलिडिटी रिलायबिलिटी कंप्लीट हो चुका है हमारा। कुछ क्वेश्चंस होगा तो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप लोग लिख के रखिए, तो फिर हम उस दिन सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट है ना, किसी का कोई डाउट है क्लास में? किसी को भी कोई डाउट हो? मुझे एक्चुअली आपका स्क्रीन नहीं दिखता है, तो अगर आप माइक ऑन करके बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। नहीं मैम, डाउट नहीं है एक्चुअली, इसको थोड़ा सा आप कुछ बोले थे ना, वो वीडियो मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं पूछ रही थी। देखिए, उतना डेप्थ में ना, अगर मैं आपको यूजीसी नेट के बारे में बात करूं तो उतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि जो है नहीं, मुझे जानना है, मुझे आगे रिसर्च फील्ड में जाना है या मुझे पीएचडी करना है, तो उस वीडियो को देखिए और समझिए। अदरवाइज मतलब उतना हमें जो है ना, उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। मैम कौन सा वीडियो देखने के लिए बोल रहे हैं आप? वही तो ये मैं भी पूछ रही थी, मैं योगा वीडियो मिला। मॉड्यूल हम डेवलप, हाँ, योगा मॉड्यूल जो डेवलप करते हैं ना, उसमें एक रिलायबिलिटी यूज होती है, ठीक है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो बस आप इस वर्ड को जानिए, उसके बाद वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उतना डिटेल में जो है नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको इसलिए दे दी थी कि अगर मान लीजिए आपको पीएचडी करना हो, कोई मॉड्यूल डेवलप करना चाहते हो या पेपर लिखना चाहते हो, तो मैं दे दी थी आपको, ठीक है। मिला नहीं है वीडियो। आप लोग को नहीं मिला है? मिला है। कौन से ग्रुप में? एक्चुअली वैलिडिटी द योगा मॉडल। नहीं, जितेंद्र जी ने तो शेयर कर दिया है, क्योंकि उनका मैसेज आ गया था मेरे हाँ है, ग्रुप पे है यो। तो लास्ट क्लास में देखिएगा, वो मिल जाएगा आपको। जी, चलिए हम एक बार क्लास फिर दोबारा शेयर करती। हाँ जी, मैम रूपाली को ही बोल रही हूँ मैं, हाँ हाँ, मतलब उनके पास मैं शेयर करती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है चलिए। अच्छा चलिए, आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिव्यू पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिव्यू, अगर जो एमएससी में या एमए में या अभी कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं योगा के ऊपर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के रिव्यू होते हैं, ठीक है। कि आप कौन सा रिव्यू लिखना चाह रही हैं। नरेटिव रिव्यू लिखना चाहती हैं, सिस्टमैटिक लिखना चाहती हैं, कि मेटा एनालिसिस लिखना चाहती हैं, ठीक है। तो नरेटिव रिव्यू होता है, नरेटिव रिव्यू होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़े रिसर्चर है, तो उनके पास खुद का अपना इतना एक्सपीरियंस होता है ना कि वो पेपर लिखते हैं। मतलब उसके लिए एक्सपीरियंस होना, मतलब उस लाइन में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एडिक्शन के ऊपर कर रहा है, ठीक है, उसने ऑलरेडी जो है 10-15 पेपर पब्लिश किए हुए हैं, वो बहुत अच्छा रिसर्चर है, तो वो क्या करता है, वो रिव्यू आर्टिकल लिखता है, ठीक है। तो रिव्यू आर्टिकल के ऊपर जो है नरेटिव रिव्यू हो गया कि जो भी रिसर्चर बहुत उस फील्ड में माहिर है या बहुत ही जो है उसको एक्सपर्टीज है, ठीक है, उसने ऑलरेडी पेपर पब्लिश किए हुए हैं, और तो इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, उसको नरेटिव रिव्यू आर्टिकल्स बोलते हैं। नरेटिव रिव्यू होता है कि मतलब कोई भी जो है रिसर्चर जब कोई भी रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं, वो अपने मन से, कोई उसका कहानी की तरह होता है बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है पहले पॉइंट में, नरेटिव रिव्यू में, कि डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट सिस्टमैटिक मेथड टू आइडेंटिफाई आर्टिकल्स टू रिव्यू,
ठीक है। रिव्यू आर्टिकल्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कहानी लिखना, जैसे कि अथ योगा अनुशासनम, ठीक है। अथ योगा अनुशासनम में जो पहला पतंजलि का योग सूत्र है, अगर मान लीजिए आपको लिखना हो कि आपका बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है कि डिसिप्लिन के बारे में आप लिखना चाहती हैं, आपको पता है कि कौन कौन से जो है योगिक टेक्स्ट में जो है ये लिखा हुआ है आपका, मीन्स इसमें बहुत इस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप लिखना चाहती हैं खुद से, तो इसमें क्या होता है, ये आप नरेटिव रिव्यू एक लिख सकते हैं, ठीक है। यूजुअली रिटन बाय एक्सपर्ट इन द फील्ड और सीनियर रिसर्चर। ऐसे तो देखिए जो नैरेटिव रिव्यू होता है, जैसा मैं आपको बताई कि जिसको अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ही एडिक्शन के ऊपर है या किसी का डायबिटीज के ऊपर है, तो हम क्या करते हैं कि रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं। रिव्यू आर्टिकल क्या होता है कि हम उसके बारे में बिल्कुल एक कहानी की तरह, मतलब मेथड सब कुछ लिखते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी हमारा एनालिसिस नहीं होता है। जनरली हम अपने बुक से या 10 पेपर को मिला करके या एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू से, ठीक है, जो यौगिक टेक्स्ट है हमारा, यानी तो लिटरेचर रिव्यू से, इन सबको जो है मिला करके हम जो सोच रहे हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये नरेटिव रिव्यू हुआ। इसको लो क्वालिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है इसका कोई एक सिस्टमैटिक मेथड नहीं है। अभी अभी मैं बैठी हुई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि इस पे जो ऐसा हो सकता है, और उसको प्रूव करने के लिए मैं एक यौगिक टेक्स्ट से हो गया, लिटरेचर रिव्यू से हो गया, बहुत सारा जो है आर्टिकल निकाल करके मैं जो है उसको जो सोच रही हूँ उसको जस्टिफाई करके एक आर्टिकल लिख दी, ठीक है, बहुत सारे पेपर को मिला करके। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसा नहीं होता है कि इसमें 2 ग्रुप बना रहे कुछ भी ये बिल्कुल एक कहानी की तरह होता है, ठीक है, जिसमें आपको जस्टिफाई करना होता है कि आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये सीनियर रिसर्चर जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो सीनियर रिसर्चर या जो एक्सपर्ट होते हैं ऐसा नैरेटिव रिव्यू वही लिखते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी लिखना चाहते हैं, आप लोग को लगता है कि आपका एक्सपर्टीज है कुछ यौगिक फील्ड में, या लोग जो क्लासेस देते हैं, आसना देते हैं, या वो कुछ प्रैक्टिकली ऐसा फील करते हैं, तो आप लोग भी लिख करके आर्टिकल को अपना पब्लिश करवा सकते हैं, ठीक है। जर्नल्स में डाल करके ये रिव्यू आर्टिकल्स आप लिख करके पब्लिकेशन के लिए डाल सकते हैं। जिनको हिंदी में लिखना है, हिंदी में भी जर्नल अवेलेबल है, और जिनको इंग्लिश में लिखना है उसमें भी जर्नल अवेलेबल है, ठीक है। सिस्टमैटिक रिव्यू क्या है? सिस्टमैटिक रिव्यू होता है कि फॉलो प्री डिफाइंड प्रोसीजर टू सर्च विथ स्पेसिफिक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। कंटेंट ऑफ द आर्टिकल्स आर क्रिटिकली अप्रेज्ड। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्री डिफाइंड प्रोसीजर होता है। सिस्टमैटिक रिव्यू करने का एक तरीका होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास जो है 100 पेपर है डायबिटीज के ऊपर, ठीक है। 100 पेपर जो है मैं इकट्ठा कर ली डायबिटीज के ऊपर, उसके बाद जो है फिर 100 पेपर को मैं फिल्टर करती हूँ, ठीक है। फिल्टर कैसे करती हूँ? क्योंकि मुझे जो सिस्टमैटिक रिव्यू करना है वो टाइप 1 टाइप, मतलब मुझे पहले सबसे पहले कीवर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स कैसे बनाते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू में? पीको एक वर्ड होता है, ठीक है, PICO। तो पीको के बेसिस पे हम, पीको पहला क्या हो गया, पी पेशेंट, आई हो गया इंटरवेंशन। देखिए मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसमें जो है हम कीवर्ड्स कैसे बनाते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू बस ये होता है कि हमने 100 मीन्स रिव्यू आर्टिकल को जमा कर लिया, और 100 रिव्यू आर्टिकल्स में हमने अपना कीवर्ड्स बना लिया कि हमारा इंटरवेंशन क्या है, डायबिटीज है, पेशेंट कौन है, 15 से 20 साल का ग्रुप है, ठीक है। हम उनको क्या इंटरवेंशन दिए, योगा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हमारा उसमें मीन्स इस तरह करके हमें ना कीवर्ड्स बनाने होंगे। मैम पीको बता रहे थे आप, पेशेंट, इंटरवेंशन और CO फुल फॉर्म बता देंगे? हाँ हाँ, वही मैं बता रही हूँ कि इसका एक्चुअली ना तरीका होता है आपका कीवर्ड्स बनाने का, ठीक है। तो पीको का क्या हो गया था आपका, क्या था पेशेंट, पीको का? इंटरवेंशन, पेशेंट, हाँ, पेशेंट, बोला था इंटरवेंशन, इंटरवेंशन, और सी नहीं बताया मैम। सी है आपका पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, सी क्या था, हाँ, कंट्रोल, आउटकम, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होगा? पॉपुलेशन का मतलब है
कि एडोलेसेंट होगा, एडल्ट होगा, 15 से, मैंने आपसे बताया था ना कि स्पेसिफिक एज ग्रुप पे हमें करना होता है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप पे करना होता है। तो सिस्टमैटिक रिव्यू में भी जो है आपका पॉपुलेशन क्या है, इंटरवेंशन क्या है, कंट्रोल क्या है और आउटकम क्या है, ठीक है। इस बेसिस पे जो है पीको एक मेथड होता है हमें सिस्टमैटिक रिव्यू करने का, ठीक है। तो आपका ये तरीका होता है, पीको एक मेथड है। और सिस्टमैटिक रिव्यू पढ़ने के लिए बहुत बड़ा मतलब ये कहानी है। बस छोटे में समझिए कि 100 पेपर है और उसको सिस्टमैटिकली हम उसका कीवर्ड्स बना रहे हैं, और वो कीवर्ड्स पे जितने भी रिलीवेंट पेपर है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे लिए रिलीवेंट नहीं है उनको एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है तो उनको हटा देते हैं। फिर उन पेपर से एक निचोड़ निकालते हैं कि जो है इतने पेपर में सिस्टमैटिक रिव्यू हुआ है और इन सब पेपर से जो है क्या कंक्लूजन निकला मेरा, ठीक है। कि हमने 100 पेपर जो है ऐड किए थे, 100 पेपर में सिर्फ हमने 25 पेपर ही हमारे पास ऐसे मिले जो हमारे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, और उसके बाद फिर हम ये कंक्लूजन निकाले हैं कि ये 25 पेपर में ऐसा हुआ है, ठीक है, या योगा का क्या रोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके जो है हम सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं। तो ये तरीका है कि इसमें एक प्री डिफाइंड मेजर, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये कहानी की तरह हो गया, कि जो नरेटिव रिव्यू जो है कहानी की तरह हो गया, कि जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट है या आपको लगता है कि आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट है और आपको लगता है कि जो है आपको रिसर्च पेपर लिखना चाहिए, तो आपके लिए नरेटिव रिव्यू है। सिस्टमैटिक रिव्यू का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करके हम जो है 10 मतलब 100 पेपर, 150 पेपर, 400 पेपर, जितने भी पेपर अवेलेबल है उनके ऊपर जो है सारा उनका रिव्यू करके और एक कंक्लूजन निकालते हैं कि इतने पेपर से हमें इतना जो है स्टडी था, ये इंपेरिकल स्टडी हुआ है, इस एज ग्रुप पे हुआ है, डायबिटीज के लोग थे और ये योगा का रिजल्ट आया है। इतने रिसर्च में ये माना गया है कि योगा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको हम सिस्टमैटिक रिव्यू बोलते हैं, ठीक है। मेटा एनालिसिस होता है कि हैज ऑल क्वालिटी ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू, स्टैटिस्टिकली कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ स्टडी, पूल्ड इफेक्ट साइज। देखिए मेटा एनालिसिस क्या होता है। नरेटिव रिव्यू तो बिल्कुल कहानी की तरह हो गया, सिस्टमैटिक रिव्यू एक सिस्टम में चलता है, एक सिस्टम है इसका, ठीक है। उसी तरह मेटा एनालिसिस क्या है, ये सिर्फ स्टैट्स पे काम करता है, ठीक है। मेटा एनालिसिस में सिर्फ इसका सारा जो क्वालिटी है वो सिस्टमैटिक रिव्यू की तरह ही है। डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस ये है कि इसमें जो है हम स्टैटिस्टिकली जो रिजल्ट आया है ना, मतलब इसमें इंपेरिकल स्टडी ही शामिल होगा या इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही शामिल होगा, ठीक है। जो क्योंकि इसमें स्टैट्स जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ स्टैट्स पे काम करती है कि स्टैटिस्टिक के हिसाब से ये जो पेपर में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ होगा ये उसी पेपर को लेगी, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल जब भी मेटा एनालिसिस होता है तो हम उसमें जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया हुआ पेपर लेते हैं, और ये भी एक सिस्टमैटिक तरीका है मेटा एनालिसिस करने का, ठीक है। तो ये पेपर, ये जो दो पेपर है सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस, ये बहुत वेट, मतलब ये इन पेपर का बहुत वेट होता है किसी भी जर्नल के लिए, ठीक है। वेटेज होता है। अगर ये पेपर आप लिखते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस, तो ये इस पेपर को बहुत अच्छा पेपर मानते हैं, इनका पब्लिकेशन जल्दी होता है, क्योंकि आप बहुत सारे पेपर को मिला करके एक निचोड़ निकाल रहे हैं, ठीक है। कि इसमें 25 पेपर पे ये इंपेरिकल स्टडी, मतलब 25 पेपर जो है योगा पे डायबिटीज के ऊपर है मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं उसमें से देखते हैं कि योगा में कितने पेपर में जो है इफेक्टिव माना गया है। कि 25 में से हो सकता है 5 पेपर ने कहा हो कि योगा ने काम किया है, ठीक है, हो सकता है 20 पेपर ने कहा, तो वो सिस्टमैटिकली सारे पेपर का निचोड़ निकालते हैं, तो हम उसको जो है एक सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं और स्टैटिस्टिकली निचोड़ निकालते हैं, तो उसको मेटा एनालिसिस बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ रिव्यू था, जान लीजिए क्या होता है नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। ऐसे इस तरह इसमें क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा बनते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो इन तीनों? पूल्ड हाँ, इफेक्ट साइज है वो क्या पुलिंग ऑफ ऑल द रिजल्ट्स ऐसा है?
नहीं, अभी इफेक्ट साइज में अभी आपको पढ़ाऊंगी। देखिए कोई भी सैंपल होता है ना, अब जैसे मान लीजिए कि अच्छा मान लीजिए कि गैजेट्स होता है ना, गैजेट्स होता है ना, मोबाइल होता है ना, जी। ठीक है। अब मोबाइल पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपका पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, किस स्कूल से होना चाहिए, प्राइवेट से होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, कैसे स्कूल का सैंपल होना चाहिए? प्राइवेट में स्कूल का, क्योंकि जो भी इस मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास मोबाइल होगा, बड़े स्क्रीन वाला लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, वो बच्चे कहाँ के होंगे? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल होते हैं या जो स्मार्ट बोर्ड लगा होता है उनके यहाँ, ठीक है। तो इफेक्ट साइज क्या होता है कि जब भी हम अपना पॉपुलेशन चूज करते हैं ना, तो इफेक्ट साइज होता है आपका कि आप अपने जो पॉपुलेशन को चूज कर रहे हैं अपने रिसर्च के टॉपिक के हिसाब से। ये नहीं कि आपने मतलब आपको मोबाइल पे करना है और आप चले गए किसी गवर्नमेंट स्कूल में या कोई ऐसे स्कूल में चले गए जहाँ बच्चे यूज ही नहीं करते, जहाँ पे घर पे है ही नहीं जिनके पास। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो इफेक्ट साइज क्या होता है कि उस पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट है, मतलब आप जो पॉपुलेशन को चूज कर रहे हैं, ये इफेक्ट साइज हम स्टैटिस्टिकली में भी पढ़ाना है मुझे, मैं पढ़ाई नहीं हुई है आपको, ठीक है, ये तो पढ़ना है। दोनों में सिस्टेमिक और मेटा एनालिसिस दोनों तो मतलब एक्सपेरिमेंटल दोनों ही होंगे ना? आपने बोला नहीं कि नहीं, सिस्टमैटिक रिव्यू में आप वो पेपर ले सकते हैं जो इंपेरिकल नहीं हो या एक्सपेरिमेंटल नहीं हो। सिस्टमैटिक में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कीवर्ड्स क्या बनाए हुए हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक में जरूरी नहीं है कि आप वही पेपर लीजिए जो एक्सपेरिमेंटल हो, यहाँ ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट से मतलब है कि उनका रिजल्ट क्या आया है, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि इसमें जो है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होना ही चाहिए, ठीक है। यस, लेकिन यहाँ मतलब पे जो है, यहाँ पे जो मैं निकलेगा, हाँ ये सिस्टेमेटिक में मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जरूरी है और मेटा एनालिसिस में आपका एक्सपेरिमेंटल होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आप इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स के जितने भी पेपर में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुए हैं ना, उनको सबको कंबाइन करके एक निचोड़ निकाला जाता है, ठीक है। एक निचोड़ निकालते हैं कि हाँ ये 25 पेपर इसके अकॉर्डिंग है, ये 25 पेपर ये बोल रही है कि हाँ योगा ने काम किया है, ठीक है, कि योगा वर्क्स। इस तरह का जो है हमारा जो है जब हम स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करके निकालते हैं तो ये मेटा एनालिसिस में, जब स्टैट्स यूज हो गया तो वो मेटा एनालिसिस हो गया। सिस्टमैटिक रिव्यू में कोई मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपको स्टैट्स लगा ही हो आपके पेपर, वो टोटल डिपेंड करता है कि आपका जो है सिस्टमैटिक रिव्यू किस टॉपिक पे कर रहे हैं आप, आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। तो आपको अगर लिखना है तो आपको नरेटिव रिव्यू लिखना होगा, और अगर सिस्टमैटिक रिव्यू करना है तो सिस्टमैटिक रिव्यू का जैसा वर्ड ही बोल रहा है कि ये सिस्टमैटिक है, बहुत सारा सिस्टम होता है, ये बहुत बड़ा है अपने आप में, ठीक है। मैं आपको बस ऐसे समझा रही हूँ कि 100 पेपर है उसमें से ये कर लिए, लेकिन ये पूरा एक कोर्स वर्क में हम लोग का 6 महीना लग गया था सिर्फ सिस्टमैटिक रिव्यू पढ़ने में, ठीक है। इसके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू करने का, इसको बिना जाने पढ़े आप कर नहीं सकते हैं, इसका तरीका होता है करने का। यानी तो आप कोई सिस्टमैटिक रिव्यू पेपर पढ़ेंगे, गूगल स्कॉलर में मैंने आपको सर्च करने बताया है, तो कोई भी सिस्टमैटिक रिव्यू निकाल लीजिए, तो उसमें आपको पता चलता है कि सिस्टमैटिक रिव्यू का प्रोसेस क्या है, कैसे किया है रिसर्चर ने। या कोई भी कीवर्ड बना करके आपने मेटा एनालिसिस का ही दे दिया उसमें, तो आपके पास मेटा एनालिसिस का भी पेपर आ जाएगा। लेकिन उतना डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। मैम तो ये जो फिल्ट्रेशन है वो सिर्फ क्या सिस्टमैटिक में होता है, नैरेटिव और मेटा एनालिसिस में नहीं होता है? नहीं, नरेटिव देखिए फिल्ट्रेशन तो सब में होता है, तीनों में होता है, ऐसा नहीं है कि जो है, लेकिन इसका एक सिस्टम नहीं, जैसे कि ये क्या है ना, जैसे मैं आपको बोली ना कि एक सेमेस्टर हम लोग का पीएचडी में 6 महीने सिर्फ हम लोग सिस्टमैटिक रिव्यू ही पढ़े थे कि सिस्टमैटिक रिव्यू करते क्या है, कैसे करते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब इसके सिस्टम को जाने वगैरह आप सिस्टमैटिक रिव्यू नहीं कर सकते जब तक आपको पता नहीं होगा कि सिस्टमैटिक रिव्यू करते कैसे है, कैसे होता है। जैसा ये वर्ड सजेस्ट है ना सिस्टमैटिक, तो आपके इसको जितने भी सिस्टम्स है उसको जानना होगा कि कैसे करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा कमांड है किसी टॉपिक पे,
ठीक है, और आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कोई सिस्टमेटिक मेथड का कोई रूल बहुत फॉलो नहीं करती है। अगर मुझे भी लिखना हो आज तो एक नरेटिव रिव्यू मैं भी लिख सकती हूँ, ठीक है, अपने टॉपिक के ऊपर। मैम तो हाँ मैम नैरेटिव बोल सकते हैं ओनली एप्लीकेबल फॉर क्वालिटेटिव और फिलोसॉफिकल स्टडी? नरेटिव बोल सकते हैं, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है, नरेटिव बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि रिसर्चर तो सीनियर रिसर्चर तो बहुत तरह के होते हैं ना, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने में माहिर है, अगर उनको लिखना जी, होगा जी। मान लीजिए नरेटिव रिव्यू, तो उनके लिए तो जो है वो तो वैसे रिसर्च मतलब वैसे पेपर को ही लेंगे, लेकिन इसका जी। एक सिस्टमैटिक तरीका नहीं है। अगर नरेटिव रिव्यू जो है आपको लिखना है तो कोई बहुत ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आपको जानना चाहिए। अगर आप 5-6 पेपर भी पढ़ लीजिए नरेटिव रिव्यू सर्च करके तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सिस्टमैटिक रिव्यू करने के लिए इसका एक तरीका है, वो तरीका को समझना जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस आप तभी कर सकते हैं जब आप इसके प्रोसेस को जान रहे होते हैं, ठीक है। जैसा मैं आपको बताई कि जब हम लोग पीएचडी स्टडी कर रहे थे तो 6 मंथ हम लोग को यही पढ़ाया गया था कि सिस्टमैटिक रिव्यू करते कैसे हैं। तो सोचिए 6 मंथ लग गया हम लोग को एक सेमेस्टर पूरा सिस्टमैटिक रिव्यू समझने में और पढ़ाने में सर को। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको नेट के लिए उतना डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नैरेटिव रिव्यू क्या होता है, सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है और मेटा एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। नैरेटिव रिव्यू में कोई भी एक सिस्टमैटिक मेथड, कोई स्ट्रिक्ट मेथड फॉलो नहीं करते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू में हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी आपके पेपर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल पेपर ही हो, लेकिन मेटा एनालिसिस में आपको स्टैट्स होना जरूरी है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ही जितने भी पेपर को हम प्रूव करते हैं, जब भी मेटा एनालिसिस होगा तो उस पेपर में पूरा का पूरा स्टैट्स भरा हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ रिव्यू था जो मैं नहीं पढ़ाई थी आपको। रिव्यू बस ये 3 तरह के ही समझना है आपको। बस नैरेटिव रिव्यू बिल्कुल कहानी की तरह है, सिस्टमैटिक एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करता है, और मेटा एनालिसिस या मेटा वर्ड देखिए समझ जाइए कि ये स्टैट्स से बिलोंग करता है ये वर्ड, ठीक है। मतलब इसमें स्टैट्स कहीं ना कहीं पे स्टैट्स जरूर है। मेटा एनालिसिस जो है कभी भी बात करेगा तो वो स्टैट्स से ही रिलेटेड बात होगा, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? मैम ये रिव्यू आर्टिकल कितने पेज का होता है? देखिए 4 से 5 पेज डिपेंड करता है, 4 से 5 पेज इनफ होता है। रिव्यू आर्टिकल जब आप लिखते हैं जिसमें क्या होता है कि 1 से 1.5 पेज तो आपका जो है रेफरेंस में ही जाता है, जो अभी रेफरेंस स्टाइल हम लोग पढ़ रहे थे ना जो सिलेबस में है, ठीक है। क्योंकि जब रेफरेंस आप देंगे तो मान लीजिए कि आपने कम से कम तो आपको जो है 50 पेपर चाहिए ही, 40 से 50 पेपर तो चाहिए ही चाहिए। तो 40-50 पैसे का 40-50 जो रेफरेंस दे रहे हैं तो उसी के रेफरेंस में तो 1 पेज तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। लिखा हुआ पेज आपको 3 से 4 होता है बस। यानी तो अगर आपको लिखने का मन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल स्कॉलर पे जाइए, नैरेटिव रिव्यू पेपर आप सर्च कीजिए, अपना टॉपिक डालिए, जो भी हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, जिस पे भी आपको रिसर्च करना है, आपको बहुत सारे पेपर मिलेंगे वहां पे, ठीक है। यस। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रिव्यू, नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। नैरेटिव आपका कहानी की तरह हो गया, जो कोई सिस्टमैटिक कोई स्ट्रिक्ट मेथड नहीं फॉलो करता है, ठीक है। और यूजुअली जो है इसमें एक्सपर्ट या सीनियर रिसर्चर ये पेपर लिखते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। सिस्टमैटिक रिव्यू हो गया कि हम बहुत सारे पेपर को कलेक्ट कर लिए, उसमें से जो है जो पेपर हमारे लिए यूजफुल था उसको हमने ले लिया, जो इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ रहा था, और उसके बाद फिर जो है उससे हम रिजल्ट निकालते हैं। मेटा एनालिसिस हो गया जो स्टैटिस्टिकली जो है जिसमें सिर्फ जिस पेपर में सिर्फ स्टैट्स हो, और स्टैटिस्टिकली हम एक जो है 50 पेपर का, 10 पेपर का, 20 पेपर का एक रिजल्ट निकाल रहे हैं कि हाँ योगा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं रिसर्च की, मुझे लगा कि डायबिटीज पे योगा काम नहीं किया, ठीक है। आपने रिसर्च किया तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो रिसर्च में भी जो है ना ये सारे पेपर जब हम एक ठोस कंक्लूजन निकालना होता है कि योगा काम करेगा या नहीं करेगा या कैसा रहा, तो हमें उस समय सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस बहुत हेल्प करता है ये जानने के लिए
कि योगा काम मतलब योगा इंटरवेंशन देना इफेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि एक पेपर तो ये प्रूव करता ही नहीं है, बहुत सारे पेपर का निचोड़ है ये सारा, ठीक है। बहुत सारे पेपर कंबाइन करके जो है सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस निकालते हैं। पूरे देश दुनिया का पेपर होता है, जो अच्छे अच्छे जर्नल्स है उनको ही सेलेक्ट किया जाता है इसमें। तो इससे हमें पता चलता है कि अभी तक जितना भी डायबिटीज पे रिसर्च हुआ है उसमें कितना रिसर्च है जो बोल रहा है कि योगा काम करता है, ठीक है, और कितना रिसर्च है जो बोल रहे हैं कि नहीं योगा काम नहीं करता है। फाइट है ना बीच में, एक फाइट चलती है ना कि योगा इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पेपर्स जो है हमें बहुत हेल्प करते हैं। अगर बहुत सारा मतलब क्योंकि जितना भी पेपर ये लेते हैं ना उन सब पेपर के बेसिस पे जो है इन रिव्यू आर्टिकल्स में डिस्कशन होता है। तो ये सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस बहुत यूजफुल होता है जब हम कोई रिजल्ट कोई डिस्कशन का बात हो तो, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम ये रिव्यू आर्टिकल या रिव्यू पेपर लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि डायबिटीज पे अगर 100 पेपर पब्लिश हुआ है अच्छे जर्नल में, ठीक है, तो 100 पेपर में कितने पेपर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं योगा काम करता है, ठीक है। तो एक कंक्लूजन निकालने के लिए एक सब पेपर से एक कंक्लूजन निकालने के लिए हम ये सब सिस्टमैटिक हो गया, मेटा एनालिसिस हो गया, ये सारा जो है हम काम करते हैं, ठीक है। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो रिव्यू आर्टिकल में? कोई भी? ऑडिबल हूं मैं? हेलो? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो या नहीं समझ में आया हो पूछिए। सबको क्लियर है? नैरेटिव हाँ, नैरेटिव में बताइए। क्या नैरेटिव में हिंदी क्या होगा मीनिंग में हम इसका? ऐसे तो जानते हैं पूरा जो एक्सपर्ट होता है किसी चीज में है वो उसको ही बोलेंगे, लेकिन हाँ इसका हाँ, एग्जैक्ट मीनिंग इस रिसर्च क्षेत्रों में वर्ड एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलेंगे इसमें से? इसका नरेटिव का मुझे देखना पड़ेगा एक बार, मुझे भी एक्चुअली शुरू से हम लोग यही पढ़े हैं, तो कोई है जिनको पता हो यहाँ पे? ये कोई नहीं, जब मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगी ना तो उसमें हिंदी दिया होगा, जैसे इस बार भेजी थी ना मैं उसमें, यस यस। ठीक है। यानी तो गूगल करके देखिए, नरेटिव का हिंदी जानना है ना आपको? जी मैम ठीक है, गूगल में देख लूंगा। ठीक है, एक बार आप गूगल में चेक कर लीजिए, ऐसे मैं आपको बताती हूँ। नरेटिव रिसर्च, नैरेटिव मैंने डिस्क्रिप्शन टाइप होता है तो उसका कथन वगैरह रहेगा, पता नहीं। अच्छा ये है एक काव्यात्मक पूछताछ, ठीक है। काव्यात्मक, ये गूगल करके देखिए, आ रहा है गूगल पे ये, ठीक है। तो आप मैम फुल फॉर्म बता दीजिएगा एक बार। किसका? ये सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर शॉर्टकट में आपने बताया था ना पीसीओ का जो फुल फॉर्म था, तो वो बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, बताइए क्या 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 लिखा था आपने? पी से पॉपुलेशन, आई ठीक से है। इंटरवेंशन, सी ठीक से है। कंट्रोल और ओ से हमने लिखा था आउटकम। आउटकम, ठीक है। इस पी से पॉपुलेशन, ई से मैम क्या था? बताइए कोई इंटरवेंशन। इंटरवेंशन, यस। और सी से क्या था? सी से था आपका कंट्रोल। कंट्रोल। डी से आउटकम। वो सॉरी ओ से आउटकम। आउट। जो हम कीवर्ड्स बनाते हैं ना, ये पीको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है पीको, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। चलिए, मैम यहाँ पे कंट्रोल मतलब कंट्रोल वेरिएबल? कंट्रोल अभी ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक ओके है। मैम, बाद में करेंगे। अभी ओके। कंट्रोल ही समझिए आप। तो ओके। किसी को इस वर्ड में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, नरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस समझ में आ गया? बस मेटा एनालिसिस में स्टैट्स का यूज हो रहा है, इसमें जो है आपका सारा कुछ इंक्लूड है, मतलब हो सकता है स्टैट्स भी हो सकता है कि हम अदर रिव्यू पेपर भी ले,
ठीक है। नरेटिव रिव्यू बिल्कुल कहानी की तरह है कि जो बहुत एक्सपर्टीज हो गए हैं, जो सीनियर रिसर्चर है, जिन्होंने बहुत सारा पेपर लिख दिया है, या वो लोग जिनको बहुत ज्यादा कमांड है, आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको योगिक बुक पे बहुत कमांड होगा। अगर मैं योगा के फॉर्म में आपसे पूछूं, ठीक है, कि योगा में ये चीज कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो अगर हो सकता है कि आपका कमांड बहुत अच्छा हो, ठीक है, तो आप भी एक नरेटिव रिव्यू अगर दिमाग में है तो कुछ सोच के लिख सकते हैं, इसको खोज सकते हैं। गूगल स्कॉलर पे जाइए, नरेटिव रिव्यू सर्च कीजिए, जो भी आपका टॉपिक है उसका कीवर्ड बनाइए, कीवर्ड डालिए, आपके पास वो सारे पेपर्स आ जाएंगे नरेटिव रिव्यू के, और उनको देखिए कि किस रिसर्चर ने कैसे लिखा है उस पेपर को, अगर लिखना है तो, ठीक है। और सिर्फ मतलब नेट ये एग्जामिनेशन, हाँ बताइए। मतलब ये थ्योरेटिकल रिसर्च के लिए बेसिकली इसको यूज करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको थ्योरेटिकल रिसर्च करना है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा नरेटिव रिव्यू, क्योंकि थ्योरेटिकल रिसर्च में क्या होता है कि आपको उसमें भी कहानी ही लिखना होता है, ठीक है। जो चीज आपको प्रूव करना है, जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है फिलहाल बहुत सारा मतलब योगा वगैरह या जो हमारा एंशिएंट विजडम है उसको बहुत ज्यादा जो है फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो इस बार अभी आया था कि जिनको जिनको मतलब अपना फीडबैक देना हो, या जो भी सीनियर रिसर्चर है, बहुत सारे रिसर्चर जो है उसमें हेल्प किए हैं जो योगी के बैकग्राउंड से है, या नहीं तो जिनका बहुत अच्छा नॉलेज है, जिन्होंने स्कूल्स के ऊपर किया हुआ है, तो इस तरह के रिसर्च अभी काफी हो रहे थे। तो इसके लिए आपको, लेकिन जब भी आप एक नरेटिव रिव्यू करते हैं तो उस पे आपका कमांड बहुत कम से कम मीन्स 20 से 25 पेपर तो जरूर पढ़िए, उसके बाद फिर अपना आर्टिकल लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया नरेटिव, सिस्टमैटिक और मेटा एनालिसिस, ये 3 आपका रिसर्च हो गया, ठीक है। 3 टाइप के रिसर्च है, और ये तीनों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि नरेटिव दे दिया या सिस्टमैटिक लिखा हो गया, मेटा एनालिसिस, उस समय आप रिव्यू में कंफ्यूज ना हो, तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रहना चाहिए कि नरेटिव में क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक में क्या हो रहा है, और मेटा एनालिसिस में क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। देखिए कल से मैं सोच रही हूँ आपको नल हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंट टेस्टिंग, ये बिल्कुल समझने वाला जो है टॉपिक है। अभी आप मुझे बताइए कि मैं इसको शुरू करूं या ना करूं, क्योंकि इसमें कुछ भी याद नहीं करना है आपको, बस समझना है कि जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ना अपने रिसर्च में, उसको कैसे जो है हम टेस्ट करते हैं। होता है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं हाइपोथेसिस बनाई कि जो है योगा जो है डायबिटीज पे काम करेगा, ठीक है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 2 तरह का, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। कल से मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग शुरू करूंगी, ये वाला हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझने वाला चैप्टर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो याद करने वाला है, इसीलिए कल आप लोग क्लास में रहिएगा, और क्लास जो मतलब जो कंटिन्यूएशन वाला क्लास है ना उसमें रहिए, ताकि आप लोग क्वेश्चन पूछ पाए। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है ये टॉपिक, मैं आपको थोड़ा कहानी सुना देती हूँ आज इसके बारे में, ताकि कल जो है हम लोग जब भी शुरू करें इसको तो आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, 2 तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, कल मैं आपको डिटेल दूंगी, अभी लिखिए मत, अभी बस सुनिए आप, ठीक है। 2 तरह के हाइपोथेसिस होता है, एक तो वो हाइपोथेसिस होता है जो आपका हाइपोथेसिस है, जो रिसर्चर हाइपोथेसिस है, वो है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। और एक हाइपोथेसिस होता है जो उसका नेगेशन स्टेटमेंट, मींस उसको जो है एक हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस हम बनाते कौन से रिसर्च में बनाना जरूरी है हम लोग को, पहले ये मुझे बताइए आप लोग किस एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल, वेरी गुड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमें हाइपोथेसिस बनाना सबसे जरूरी होता है, ठीक है। बिना हाइपोथेसिस का हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर सकते। हाइपोथेसिस हो गया कि आप रिसर्च करने के पहले जो आपका एक कुछ सोच रहे हैं कि अगर योगा जो है डायबिटीज पे काम करेगा, मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है, कुछ हाइपोथेसिस है कि जिसको आपको प्रूव करना होता है, ऐसा ही होता है। तो उसमें 2 तरह के हाइपोथेसिस है, एक है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक है नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं, और नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिसर्चर हाइपोथेसिस होता है, और नल हाइपोथेसिस पे जितना भी हमें जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाना होता है वो हम नल हाइपोथेसिस पे लगाते हैं,
ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने बोला कि जो मैं सोचा था, ठीक है, वो सही हो गया। मतलब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था, दो वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल में कौन कौन से है, एक योगा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और एक आपका जो है डायबिटीज है या हाइपरटेंशन ले लीजिए आप, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स है हमारे, कि एक तरफ आप डायबिटीज चेक कर रहे हैं और एक तरफ जो है आप योगा इंटरवेंशन दे रहे हैं। तो जब भी हम 2 वेरिएबल में रिलेशन निकालते हैं या हमारा रिलेशन क्या होगा, उसी को तो हम हाइपोथेसिस बोलते हैं ना, कि हम जो 2 वेरिएबल सोच रहे हैं उसके बीच का जो रिलेशनशिप सोच रहे हैं उसको, वो जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है आपका, ठीक है। तो अब हमें लग रहा है कि जो है अब हमने प्रूव कर दिया कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो सही था, हमने जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। कि जो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, वो कहता है कि जो 2 वेरिएबल है उसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, योगा और डायबिटीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए उसको H0 से डिनोट करते हैं, उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोल रहा है कि नहीं, उन दोनों में रिलेशन है, ठीक है। और आपका जो है अल्टरनेटिव है, आपने प्रूव कर दिया कि जो है नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया, और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, तो आपका कौन सा हाइपोथेसिस सही हुआ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, या हो सकता है बाय चांस जो है ऐसा हो गया हो कि नल हाइपोथेसिस जो है आपका मतलब सही होगा, आपने उसको गलत कर दिया। ऐसा चांसेस होगा ना उसमें, कि जो ऐसा चांसेस बनता है कभी कभी रिसर्च में, कि जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, कभी कताल जो है हम जबरदस्ती उसमें रिलेशन निकाल देते हैं, 2 वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम क्या किए, नल हाइपोथेसिस को जो है करेक्ट कर दिए, ठीक है। तो इसमें जो है नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट टेस्टिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NHST बोलते हैं, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्लास में सब लोग रहिएगा, समझने वाला चीज है, ये वीडियो देख के नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको कल, ये एक नया चैप्टर ये मैं करूंगी शुरू, और रिसर्च में इसको समझना बहुत जरूरी है कि हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, हाइपोथेसिस होता क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। और अगर जो है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसलिए होता है कि मान लीजिए कि मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है, जो हमने सोचा है कि रिलेशन है, ठीक है, कि 2 वेरिएबल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, लेकिन फिर भी जो है हम क्या करते हैं कि उसको जबरदस्ती ये प्रूव कर देते हैं कि हम दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो गलती हो गया ना। तो इसका क्या होता है, टेस्टिंग होता है, ठीक है, इसका टेस्टिंग होता है, हम लोग स्टैटिस्टिकली इसको टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं हुआ है आपके रिसर्च में, तो इसी को हम नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग बोलते हैं। कल ये चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। और कल थोड़ा सा हाइपोथेसिस के बारे में अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ के आइएगा, वरना मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है, ठीक है। तो बस ये सारा चीज है जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपका समझने वाला है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी आज नहीं आए हैं उनको बोल दीजिएगा क्लास अटेंड करें। अभी ये अभी आपको 1-2 क्लास लगेगा इसको खत्म करने में, नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट टेस्टिंग, ठीक है। यस मैम। Yeah. तो आप लोग कल थोड़ा सा हाइपोथेसिस पढ़ के आइएगा, अभी थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है। दो टाइप्स में ये दो तरह के होते हैं। रिसर्चर जो है रिलेशनशिप प्रूफ करना चाहता है, और नल हाइपोथेसिस जो है बोलता है कि 2 वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा दोनों में से कोई एक ही हाइपोथेसिस सेलेक्ट होगा, यानी तो जो है जो रिसर्चर सोच रहा है कि 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, चाहे तो वो करेक्ट होगा, या नहीं तो जो है वो नल हाइपोथेसिस करेक्ट होगा, जिसमें जो है रिसर्चर मतलब जिसमें जो है वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है कल क्लास में रहिएगा, अटेंटिव रहिएगा, कल से ये नया चैप्टर है समझने वाला। अभी तक जितना भी टॉपिक है ये चैप्टर आपको समझना होगा कि कैसे होता है टेस्टिंग या क्या होता है इसमें। अभी आपने जैसे इफेक्ट साइज वगैरह पूछा ना, ये सारा वर्ड इसी में आएगा अभी, ठीक है। मैम हाँ हाँ
हम जैसे कोई रिसर्चर इंटरेस्टेड है कि कोई योगा एंड डायबिटीज में कुछ रिलेशन नहीं है, वो ऑलरेडी ये एरिया में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए तो नॉल हाइपोथेसिस ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं पहले से। हाँ, तो डिपेंड देखिए करता है। जब भी एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसा जो है ना एक इसको एक स्टैंडर्ड मान लीजिए कि नल हाइपोथेसिस हमेशा एक नेगेशन स्टेटमेंट होता है। जी ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमेशा एक नेगेशन स्टेटमेंट होता है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस जब भी एक नल वर्ड से ही देखिए, जो नल वर्ड लिखा हुआ है ना, ये नल ही बोल रहा है कि कोई रिलेशन नहीं है दो नल हाइपोथेसिस हमेशा यही बोलेगा कि दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जो आपका एक्सपेरिमेंटल का दो वेरिएबल लिया हुआ आपने, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, नल मैम, हाइपोथेसिस। ये तो समझ में आया, हाँ हाँ पर आप जो बोले जो रिसर्चर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए इंटरेस्टेड होता है, हाँ हाँ, पर इन सम केस नॉल के लिए भी इंटरेस्टेड होता है, जैसे मैं अगर एग्जांपल आप बोला। नॉल के लिए देखिए क्या होता है, ठीक क्वेश्चन है आपका, कि अगर कोई रिसर्चर ये इंटरेस्ट लेके, मान लीजिए कोई फॉरेनर ही है, वो बोल रहा है कि योगा काम नहीं करेगा, तो क्या हो गया उसके लिए, तो नल हाइपोथेसिस ही जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया ना। ठीक है, लेकिन ये रिसर्च का रूल है कि जब भी आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो एक अल्टरनेटिव होता है जो बोलता है कि आपका मींस दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। ठीक है, और जी दूसरा बोल रहा है नल 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 हाइपोथेसिस कि उसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो जब भी आप रिसर्च करते हैं तो ऐसा माना जाता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका रिसर्च यूजीसी नेट में, कि कौन सा जो है हाइपोथेसिस रिसर्चर हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, तो ये जो है देखिए हर जगह ना एक ऑप्शनल होता है, एक एक्सेप्शंस होता है। ठीक है, तो आप जी एक्सेप्शंस के ऊपर मत जाइए, जो जनरलाइज्ड है, जो हम जनरलाइज करते हैं उसके ऊपर जाइए। तो जनरलाइज जो है यही करते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमेशा रिसर्चर हाइपोथेसिस बोलते हैं, और नल हाइपोथेसिस को ये मानते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में, नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि जो दो वेरिएबल है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जी जी मैम। ठीक है। एक मैम इसका उदाहरण बताएं भी, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, आपको हाइपोथेसिस, आप जब भी एक रिसर्च प्लानिंग करते हैं ना, तो आप एक तो रिसर्च क्वेश्चन बनाए, रिसर्च क्वेश्चन बनाने के बाद, जैसे मान लीजिए आप कोई योगा मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो योगा मॉड्यूल डेवलप करने के लिए आप तो अपना आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा। अगर आप एक योगा मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं तो आपका रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन ही तो होता है ना, कि हमको आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा कि क्या मेरा योगा मॉड्यूल डायबिटीज पे काम करेगा, यही होगा। फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि उसमें जो दो वेरिएबल है, एक योगा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हमारा, योगा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे डायबिटीज को कुछ तो नाप रहे होंगे वहां पे हम, जो घट पड़ रहा होगा, वेरिएबल सामने पड़ा है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी तो माइनस में जाएगा योगा करने से, यानी तो प्लस में जाएगा, यही होगा। जी तो मैम। उसमें जो है हम, जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें हम बोलते हैं कि रिलेशन है, डायबिटीज और योगा में रिलेशन है, जो लोग डायबिटिक है और योगा करते हैं उनका शुगर लेवल कम कम हो जाता है। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि नहीं, योगा और डायबिटीज में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम नल हाइपोथेसिस बनाते क्यों है, कोई बताएगा मुझे कि नल हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत क्या है। हम कोई भी कोई रिसर्च फेल रिलेशन नहीं है इसलिए बना। तो एक आंसर तो रहेगा ही ना उसमें। हाँ, कोई भी रिसर्च हम करते हैं तो ये तो हम सोच रहे हैं ना कि योगा और डायबिटीज में रिलेशन है, चाहे तो वो बढ़ रहा है चाहे तो घट रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, सब लोग तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, हम जनरलाइज कैसे करेंगे। तो याद रखिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं उसमें कुछ सही गलत वर्ड यूज नहीं करते हैं, हमेशा एक्सेप्ट या रिजेक्ट यूज करते हैं। कल ये वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा जब मैं पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आप लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये रिसर्च सही है, ये रिसर्च गलत है, नहीं, रिसर्च हमेशा यानी तो एक्सेप्ट हम करते हैं हाइपोथेसिस, यानी तो रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, यानी तो हम जो है, सॉरी, यानी तो हम जो है, क्योंकि सॉरी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बोल रही हूँ, इसमें भी होता है, लेकिन जो भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करते हैं वो जो है हमारा नल हाइपोथेसिस पे होता है।
ठीक है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिसर्चर हाइपोथेसिस नहीं होता। मैं एक जनरलाइज बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस मत सोच के चलिए। अभी पहले सीख लीजिए, फिर हमें एक्सेप्शंस का बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारा जो है ना हम टेस्ट लगाते हैं कि हो सकता है कि हमने जो है जो रिजल्ट निकाला है कि हमने जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। रिजेक्ट या एक्सेप्ट, राइट और रॉन्ग यूज नहीं करेंगे हम रिसर्च में, यानी तो रिजेक्ट करेंगे यानी तो एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा हो ना, रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस जो है ट्रू था, दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, दो वेरिएबल्स के बीच में, योगा और डायबिटीज के जो है उसमें कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी जो है हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो इसको हम अल्फा एरर बोलते हैं। जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। इसका भी एक तरीका होता है पता करने का। जैसे मैं आपको बताई ना कि रिसर्च क्या है, साइंटिफिक है, सिस्टमैटिक है। तो हम उसमें आप जो बोल दिए, जो रिसर्चर बोल दिया, जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि योगा काम करता है डायबिटीज पे, ठीक है। तो मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूंगी, मैं रिसर्च करूंगी, उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, वो बहुत सारे सिस्टम से जाएगा, बहुत सारे प्रोसेस से जाएगा, तभी तो हम बोलेंगे ना कि तभी तो आप लोग मानेंगे ना उसको कि हाँ योगा डायबिटीज पे काम करता है, ठीक है। तो ये 4 एरर और करेक्ट डिसीजन है जो कल पढ़ना है हम लोग को। क्लास में कंटिन्यूटी बना के रखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको डाउट्स आएंगे। अभी ये कुछ वर्ड्स जो है आपको न्यू है, जैसे एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, ठीक है। सही गलत नहीं करते हैं हम रिसर्च में, रिसर्च कभी भी सही और गलत नहीं होता है, हमेशा एक्सेप्ट या रिजेक्शन वर्ड यूज करते हैं हाइपोथेसिस में, ठीक है। तो कल हम लोग आराम से इसको करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, और बस मुझे थोड़ा सा आपको आइडिया देना था कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, तो इसीलिए मैं इसका क्लास ली थी, ठीक है। तो कल हम लोग जो है इसको स्टार्ट करेंगे, जिसको जो चैप्टर का नाम है नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट टेस्टिंग। मैम एक बार थोड़ा सा मुझे स्क्रीन दिखा देंगे क्या, नल हाइपोथेसिस का? नल हाइपोथेसिस का क्या? ये स्क्रीन में जो आप शो कर रहे थे मैम, थोड़ा सा 1-2 का स्क्रीनशॉट लेना था इसलिए। अच्छा ये वाला? नहीं, बैक नल हाइपोथेसिस का पीछे। नल हाइपोथेसिस ये वाला? हाँ यस। ठीक है, देखिए ये है ना लिखा हुआ, हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू टेल क्या होता है हाइपोथेसिस, वन टेल क्या होता है, ये सारा हम लोग धीरे धीरे कल से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और इस वीक में हमें खत्म करना है इसको, ठीक है। चलिए टाइम भी हो गया आपके क्लास का। हो गया आपका? यस मैम। चलिए मैम मैं स्टॉप शेयरिंग करूं? थी मैम। हाँ बताइए। हाँ मैम, मैं ये बोल रही थी मैं कि क्योंकि जैसे कि क्वेश्चंस देखते हैं ना इसके, तो क्या है काफी डिफरेंट होते हैं वो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि अभी हमने रिव्यू पढ़ा या कुछ भी, तो आप खुद से ही क्वेश्चंस मतलब करके और हम लोगों से पूछें, ताकि थोड़ा सा हम लोगों की प्रिपरेशन हो और आइडिया हाँ लगे अभी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, ठीक है, तो अभी मैंने कहा ना कि 50 क्वेश्चन का मैं सेट बना रही हूँ, होगा तो मैं कल ही दे दूंगी आपको। उस सेट में ढूंढी कि कहाँ आपको जो जो चैप्टर्स एटलीस्ट पढ़ाई हो चुकी है ना, उसको करने का कोशिश कीजिए, और मैं खुद से भी क्वेश्चन पूछूंगी अभी आपसे। हाँ मैम, वो ठीक है? उसके अलावा भी, हाँ जो भी जैसे कि अभी हमने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा है, हाँ तो हाँ। उसी से रिलेटेड ही आप मतलब क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि ना वो जब तक क्वेश्चनिंग नहीं होती है ना, तब तक चीजें क्लियर नहीं होती अच्छा है। कोई नहीं, मैं कल ऐसा करूंगी, कल एक बार क्वेश्चन आंसर करके उसके बाद ही फिर मैं स्टार्ट करूंगी क्लास, ठीक है। एक बार 15 मिनट थैंक का हम यू। सेशन करके उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। ओके। और किसी का कोई डिफिकल्टी या समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ इस तरह का? जो आपने क्वेश्चन पेपर दिया ना मैम, उसमें डिफिकल्टी आ रही है। अच्छा उसमें डिफिकल्टी, तो उसको नोट डाउन करके रखिए जब हम डिस्कस करेंगे ना पेपर को, ठीक है। क्योंकि यस मुझे भी मैम। 50 क्वेश्चंस और देने हैं, तो जो भी होमवर्क दे रही हूँ, जो भी पेपर दे रही हूँ, उसको करिए, क्योंकि यूजीसी के आए हुए क्वेश्चंस है वो।
ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को देखिएगा, हम करते करते ना वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जब क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा ना, तो उसमें भी तो समझाना होगा ना, तो आप करके आएंगी तो वो चीज आप में मतलब वो आप जान रहे होंगे, और मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं क्वेश्चन दे आपको होमवर्क में देती हूँ। ठीक है, चलिए क्लास कंक्लूड करते हैं यहीं पे, फिर कल क्लास करेंगे हम लोग, और कल मैं 15 मिनट पूछताछ कर लूंगी आपसे, कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो आपका पढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्लास का टाइम हो गया है, चलिए।